स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फटाफट से। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करें। यस, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं रख रहा हूँ एंड शायद सर्वेश सर ने आपको बोला है ना। कोई भी बच्चा यहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्टार्ट करें बेटा। दे दिया है तेजस और सिद्धि, तुम्हें क्यों नहीं मिला पता नहीं। वॉइस आ रही है, पहले चेक करो जरा। वॉइस आ रही है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? रेडी हो? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको प्लांट किंगडम खत्म हुआ है तो इस वीक में क्या क्या करोगे पहले मुझे बता देता हूं आपको। डीपीपी सॉल्व कर लो। मैं आपको कल एक वर्कशीट बनाकर इवनिंग तक आपके बैच में अपलोड कर दूंगा। बैच में कहां करूंगा मैं? जहां आपकी डीपीपी अपलोड होती है ना, वहीं पर अपलोड करूं। पहले मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा आपको बैच में, क्योंकि कल तो संडे रहेगा, लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे अपलोड करने के लिए। आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ लेके वर्कशीट बना लेना उसकी। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी तरह की? और उसके बाद आप फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है? यस। हाँ मैं बेटा स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। सर्वे सर ने बोला था कल वो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना। मेरा नाम का टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा यार तुझे, तरुण सर वेदांतु नाम से आएगा। हाँ चलें स्टार्ट करें। ठीक है, आज हम लोग ट्राई करेंगे कि रूट स्टेम लीफ पढ़ लें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट से हम लोग काफी सारी चीजें करा सके। ठीक है? चैप्टर में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशंस डिलीट हो गई हैं, तो जो पार्ट है वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और अच्छा चैप्टर है, मतलब नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, उसको लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं चैप्टर को लेके। आप में से कुछ बच्चे नए हैं। देखो, ये चैप्टर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी साल पेपर मुश्किल आएगा उस साल इसके 4 क्वेश्चन आएंगे। पर अभी भी इसमें बेटा किसी साल 2 से 3 क्वेश्चन और किसी साल 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है? इसके क्वेश्चंस बेटा 2013 में इसके टफ क्वेश्चन आते थे, थोड़ा सा टफ आता था। उसके बाद अब इजी आते हैं, पर स्टिल टफ आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके चैप्टर के। ठीक है, चैप्टर को अगर आप लॉजिकल तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये वो चैप्टर है जो इवन टीचर्स को याद नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, ये उन चैप्टर्स में से है जो टीचर्स को भी याद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, क्लास से पहले याद करते हैं फिर पढ़ाते हैं। और इस चैप्टर की खास बात क्या है कि जिस तरीके से आपको याद कराया जाए, जैसे प्लांट किंगडम आपको याद कराया गया, उसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ये चैप्टर आपके बेस्ट चैप्टर में से होने वाला है। मतलब आपको फील होगा कि यार ये मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से, और सबसे कम रिवाइज इसी को करने पड़ता है। ठीक है? यस यस। हाँ ठीक है, अब मैं जरा एक बार कुछ चीजें बता देता हूं। चैप्टर को बेटा हम लोग जो देखते हैं, 2 पार्ट में अगर हम देखें, देखो 3 पार्ट बोल सकते हो आप। 3 पार्ट में मैं चैप्टर को देखता हूं। तो ये लिखना कुछ नहीं है। पहले पार्ट में रूट स्टेम लीफ आता है। रूट स्टेम लीफ से अगर आया क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आएगा। फिर आता है मेरे पास फ्लावर, है ना, फ्लावर सही है, फ्रूट, सीड, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और फिर मेरे पास एक फैमिली आती है। फैमिली इसका टॉपिक है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट से मिलेगा, सबसे ज्यादा टाइम हम इस पे लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग एक क्लास में, क्योंकि इसमें से काफी डाटा डिलीट हुआ है, तो लगभग आज कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद इस पे टाइम लगाएंगे और फिर फैमिलीज पे टाइम लगाएंगे। 3 पार्ट में चलेगा। तो अगर आपसे बोला जाए टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, तो टॉपिक के नाम लिख लो। रूट टॉपिक है, स्टेम टॉपिक है, लीफ टॉपिक है। ये तीनों छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद के जो टॉपिक हैं वो क्या क्या है बेटा, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और फैमिली और सीड। ये हमारे पास टॉपिक हैं। इसके टोटल टॉपिक ये हैं बेटा, ये वाले टॉपिक हैं हमारे पास जो हमने करने हैं।
ज्यादा से ज्यादा समय मुझे इन टॉपिक्स में लगेगा, ये वाला टॉपिक, इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं और सबसे मुश्किल क्वेश्चन यहां से आता है। बच्चे समझते नहीं है कि कहां से सबसे मुश्किल क्वेश्चन यहां से आता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आज इस पार्ट को कराते हैं, रूट स्टेम लीफ को। रेडी रहना, दिमाग से पढ़ना, सारा समझ में आएगा। बस टॉपिक का नाम लिख लो और अपने दिमाग में बिठाओ कि एक्सपेक्ट करो 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के, और बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करके। स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम हेडिंग डालो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक्स का नाम डालो, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुराने नोट्स चल जाएंगे, चल जाएंगे, पर पुराने नोट्स में शायद मैंने इन्फ्लोरेसेंस पहले पढ़ाया था, रूट फैमिली लास्ट में पढ़ाया होगा, पर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर ले बेटा फटाफट से। टॉपिक लिख लिए सबने, टॉपिक लिख लिए, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। टॉपिक लिख लिया, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले बात, आराम आराम से चलते हैं, समझ के चलेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, पर चीजें करेंगे। अब सुनो, मान लो मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से कोई चीज कैसी दिखती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है, रोज का पेड़ है, आम का पेड़ हो सकता है, बरगद का पेड़ हो सकता है। इन सारे ट्रीज का जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हो, प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हो, तो रूट स्टेम लीफ एक कॉमन मिलता है आपको। इस बात में समझ में आ रही है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अपने आसपास जब बहुत सारे आप पेड़ पौधे देखते हो, सब में आपको एक कॉमन चीज दिखती है कि रूट स्टेम लीफ उन सब में प्रेजेंट है, पर उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें बोला गया है कि यार चैप्टर 2 और 3 में आपने पढ़ा है कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम जो था वो किस पर बेस्ड था, मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, है कि नहीं? नेचुरल सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, कई सारी चीजों पर बेस्ड था। अब इस चैप्टर में क्या करना है हमें, हम इसने क्या करना है, इस चैप्टर में रूट स्टेम लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मतलब मुझे किस तरह के रूट स्टेम लीफ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। दूसरा, मुझे यहां पर टेक्निकल टर्म सीखनी है। टेक्निकल टर्म क्या होता है? अगर लिखा हुआ है कि फ्लावर पेंटामेरस है, ये एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म का मतलब हो गया, इसका मतलब है उसमें 5 सेपल 5 पेटल है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चैप्टर आपको क्या कहता है, ये चैप्टर आपको 2-3 बातें कहता है। सबसे पहले ये कहता है मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जो रूट स्टेम लीफ सभी प्लांट्स में आपको दिखती है। उसके बाद ये कहता है कि यहां पर इस चैप्टर में हम बहुत सारी टेक्निकल टर्म सीखेंगे, पेंटामेरस, रेटिकुलेट, विनेशन, ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है यहां पर कि यार एक चीज समझना ध्यान से, कि जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है वो जरूरत के हिसाब से, अडेप्टेशन के हिसाब से बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई लीफ जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में कट जाती है अगर वहां पर कुछ उसको ऐसा लगता है कि बारिश ज्यादा होती है। कई बार आपको लगता है कि जो जो प्लांट है उनकी उनको सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा रूट उसमें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि मॉर्फोलॉजी जो है वो प्लांट की जरूरत के हिसाब से बदलती भी है। तो ये चैप्टर आपको किसके बारे में पढ़ा रहा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन उठाएंगे चैप्टर का। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर या स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहरी स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, मेनली रूट स्टेम लीफ। यस, मेनली हम क्यों पढ़, मैं मेनली रूट स्टेम लीफ क्यों लिख रहा हूं बताओ? क्योंकि फ्लावर, फ्रूट ये बाद में बनते हैं बेटा। मेनली रूट स्टेम एंड लीफ की हम बात कर रहे हैं। यस, यहां तक समझ में आ रही है? उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे बताओ? इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे बताओ? इन दिस चैप्टर हम स्टडी करेंगे बेटा क्या? इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में क्या चीज पढ़ेंगे बताओ? एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? बेसिकली हम स्टडी करेंगे स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग? स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? इस बात में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म में क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। यहां तक कोई बात, दिक्कत किसी को आ रही हो? यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो किसी को? जल्दी बताओ।
यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। आप देखो आपने क्या किया, हम लिख रहे हैं कि चैप्टर जो आपके पास 2 और 3 है, वहां पर हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी करी है। यस, स्टडी करी है। अब हम ये समझ रहे हैं फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे टेक्निकल टर्म चाहिए। फॉर फर्दर स्टडी मुझे क्या चाहिए बेटा? टेक्निकल टर्म समझनी है। मुझे क्या समझनी है बताओ? मुझे क्या समझनी है? टेक्निकल टर्म की स्टडी करनी है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ जल्दी से। तो हमने क्या बोला है बेटा? हमने बोला है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे और उसका क्या पढ़ेंगे? स्पोरोफाइट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? 2 और 3 में। उसको आगे पढ़ने के लिए मुझे टेक्निकल टर्म सीखनी पड़ेगी। यस और नो? टेक्निकल टर्म हमें सीखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आपसे कोई पूछे कि मॉर्फोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है, बताओ। ये देखो, हाउ मॉर्फोलॉजी अफेक्टेड, प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है। होता क्या है, इन डिफरेंट हैबिटाट, हैबिटाट मतलब अलग अलग एरिया, लैंड है, पानी है, शेड है, सही है। प्लांट क्या करता है? प्लांट एडेप्ट करता है, एडेप्ट करता है एंड चेंज होता है किसमें? उसके चेंज इन रूट, स्टेम, लीफ हो सकता है। स्टेम एंड लीफ किसके लिए? फॉर स्टोरेज के लिए हो सकता है। यस, एंकरेज के लिए हो सकता है। यस और नो? यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ। एंकरेज समझ में आता है? सपोर्ट लिख लो, एंकरेज ना लिखो, सपोर्ट लिख लो। अभी तक जितना बोर्ड पे लिखा है उतनी सारी बातें क्लियर है? पहले बताओ, अभी तक बोर्ड पे जो लिखा है वो सारी बातें क्लियर हैं कि नहीं? सारी बातें क्लियर है? चैट प्राइवेट कर देता हूं क्योंकि ये नालायक कुछ है ना, चैट में बातें करनी जरूरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म है। उसकी मॉर्फोलॉजी का मतलब हम उसके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्पोरोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी कैसे अफेक्ट होती है? जरूरत के हिसाब से अडेप्टेशन होती है, मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग अडेप्टेशन होती है। इस बात में कोई दिक्कत है? इस चैप्टर में हम टेक्निकल टर्म सीखेंगे, बहुत सारी टेक्निकल टर्म, मतलब जिसके मतलब आपको समझ में आएंगे कि हाँ, क्लासिफिकेशन में ये टर्म चाहिए। देखो, आपको समझना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसी फीचर पर बेस्ड होता है। सारे फीचर्स को आप लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन से नहीं याद कर सकते। हर फीचर की एक टेक्निकल टर्म होती है जो मॉर्फोलॉजी में आप सीखोगे। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सही है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि जैसे मेरे पास ये प्लांट है, आप देखो मेरे पास ये प्लांट है। अब इस प्लांट में मेरे पास इस प्लांट में मेरे पास यहां पर ये जो है ये स्टेम है, ये देखो ये स्टेम है, ठीक है। ये इसकी रूट है, सही है। ये इसकी लीफ है, यस, सही है। ये इसकी लीफ हो गई, सही। इसके बाद ये हमने मान लो इसका फ्लावर बना दिया यहां पर ऐसे। ये हमने क्या बना दिया? इसका फ्रूट बना दिया। आपको समझ में आ रहा है बेटा? ये हमने फ्रूट बना दिया, मान लो ऐसे, ये फ्रूट बना दिया यहां पर। और ये हमने क्या बना दी? ब्रांच बना दी। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये प्लांट में होते हैं। जैसे ये रूट हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये स्टेम हो गई, ये इसका फ्रूट हो गया, ये इसका क्या हो गया? फ्लावर हो गया, ये इसकी लीफ हो गई। तो ये पार्ट्स हैं। तो आपको क्या समझना है कि क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट की। एक क्लासिफिकेशन करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और एक करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव में क्या क्या आएगा? सर वेजिटेटिव में आता है रूट, स्टेम, ठीक है, ब्रांच उसकी, और उसके साथ आता है लीफ। कोई दिक्कत है यहां तक? और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा, रिप्रोडक्टिव में क्या क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव में सबसे पहले आएगा फ्लावर, फिर बनता है उससे फ्रूट, और फिर उसमें होता है सीड। ये हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो पहली क्लासिफिकेशन होती है रोल के हिसाब से।
वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन किसकी? प्लांट की। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट का। हम ऐसे करते हैं, एक होता है अंडरग्राउंड पार्ट, तो अंडरग्राउंड में मेरे पास आती है क्या? मेरे पास आती है रूट एंड ब्रांच, और अपर पार्ट जो आता है उसमें क्या क्या आता है? ये सारा आता है। उसमें आता है स्टेम, उसमें आता है लीफ, यस, उसमें आता है ब्रांचेस, यस, और उसमें आता है हमारे पास फ्लावर, फ्रूट, ये सारे। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? डायग्राम बनाना है मस्त। क्या एक्सप्लेन री एक्सप्लेन करूं? लेट ज्वाइन किया है ना, दिक्कत क्या है? तुम पिटाई खाओगे मेरी से। और ये जो वैज्ञानिक बन रहे हैं ना बेटा, वो ज्यादा समझदार बच्चे हैं। 6 दिन क्लास में बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ेगा? बॉटनी 6 दिन पढ़ाऊंगा, बाकी कब पढ़ेगा? पढ़ने पे ध्यान दे। ये चीज ना बताऊं तो क्या होगा फिर? छोड़ सकते थे इसको, सीधे रूट से पढ़ाते। जो पढ़ा रहा हूं उस पे ध्यान दे, फर्जी तरह की चीजें मत कर। एनसीईआरटी के पहले पेज में लिखा है कि टेक्निकल टर्म सीखेंगे इसमें। चैप्टर सेकंड में जो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड है, वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है। दूसरा, मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज होती है हैबिटाट के हिसाब से, ये बातें याद रखनी है। लाइन उठा लेगा डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, इनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, तो इनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं बताओ? रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे कहते हैं? फ्लावर, फ्रूट, सीड, इनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं बेटा? अंडरग्राउंड में रूट ब्रांच आ सकती है, अंडरग्राउंड में रूट ब्रांच आ सकती है। मैंने क्या कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहला पेज है वो। मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, 4 बातें याद आ गई? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी है, तो हम रूट, स्टेम, लीफ के बारे में मेनली पढ़ते हैं। फ्लावर, फ्रूट सीजन में बनते हैं, यस और नो? सही है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? ये होता है रूट, स्टेम की ब्रांच और ये लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर, फ्रूट, सीड। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट दो तरीके से की हुई है, एक ये पहली क्लासिफिकेशन है और ये दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है। अब देखो, एक क्लासिफिकेशन है जमीन के नीचे कौन सा पार्ट है और जमीन के ऊपर कौन सा पार्ट है। एक क्लासिफिकेशन है वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। एनसीईआरटी कहती है कि पहले मैं पढ़ाऊंगा रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव पार्ट, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ऐसा इसमें कोई आएगा नहीं, ध्यान रखेंगे कि हैबिटाट के हिसाब से वो चेंज होती है मॉर्फोलॉजी। यहां तक क्लियर है बेटा? चैप्टर 2 और 3 में कह रहा है कि आपको याद करो, आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा था आपने, याद है आपको? आर्टिफिशियल सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी है किसकी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है। समझ में आ रहा है? मेनली रूट, स्टेम, लीफ पढ़ते हैं। मेनली क्यों बोला है? क्योंकि फ्लावर और फ्रूट जो है वो सीजन में बनते हैं, हमेशा प्रेजेंट नहीं होते। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? नोट भी किया आपने? बेटा फीमेल को नहीं होता, ये एडेप्टेशन है उसकी, साइकस की। फ्रूट अंडरग्राउंड हो सकता है, ये एक्सेप्शन वाली बात है। फ्रूट जमीन के नीचे हो सकता है, ये एक्सेप्शन की बात है, नॉर्मल केस में नहीं होता। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रूट पढ़ेंगे बेटा, रूट पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? लिख लिया सबने? बेटा ये पार्ट भी छोड़ा जा सकता था, डायरेक्ट उससे पढ़ सकते थे, पर आपको मॉर्फोलॉजी की परिभाषा आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन का एक आधार मॉर्फोलॉजी भी है। दूसरी चीज क्या, इस चैप्टर में हम नई नई टेक्निकल टर्म सीखेंगे। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म। अगर आपसे कोई सवाल पूछे एंजियोस्पर्मी क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने बायोलॉजी, ध्यान से सुनना, आपकी एनसीईआरटी कैसे डिजाइन है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने कैसे पढ़ा है? हैबिटाट पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है,
न्यूट्रिशन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब देखो उसने क्या किया है, उसने प्लांट किंगडम में भी हैबिटाट पढ़ाया, स्ट्रक्चर पढ़ाया, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं थी, उसने रिप्रोडक्शन पढ़ाया। जब उसने देखा कि एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो एंजियोस्पर्म में स्ट्रक्चर के लिए 2 चैप्टर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए एनाटॉमी। समझ में आ रहा है? और उसके रिप्रोडक्शन के लिए एक सेपरेट चैप्टर क्लास 12th में। आप बुक का डिजाइन देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे क्लासिफिकेशन ऐसे ही चलती है, क्लासिफिकेशन में यही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखो कि जैसे इसने क्या किया है, इसने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर है, इसकी मॉर्फोलॉजी का, क्योंकि स्ट्रक्चर 2 तरह का हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का एक अलग चैप्टर है, इंटरनल का एक अलग चैप्टर है। यस और नो? आप सोचो खुद से। यस यस, बात समझ में आ रही है? बुक कैसे डिजाइन है आपकी, क्लास 12th के, सॉरी 11th के सेकेंड चैप्टर में 3 किंगडम पढ़ाई गई, उसमें हैबिटाट, स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या पढ़ाया गया, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में उसने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो पढ़ा दिया, एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ाया, क्योंकि एंजियोस्पर्म बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसके स्ट्रक्चर का एक 2 चैप्टर अलग है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर रिप्रोडक्शन का एक अलग चैप्टर है। आपको समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? चित्र बनाना है बना ले। अब स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा, अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्या होता है बेटा, किसी भी प्लांट में 2 स्टेज होती है, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज है, तो ये सारे पार्ट डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड समझ में आता है? ये सारे पार्ट स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉर्फो के। मॉर्फो में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं रूट। ठीक है, रूट क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा है जिसको हम सीड कहते हैं। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको अपने क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। जब आप ये सीड देखते हो, वो जर्मिनेट करता है, तो उसमें एक स्ट्रक्चर ऊपर बनता है और एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ डेवलप करता है। ये सीड के अंदर खाना होता है, और उससे क्या होता है बेटा, एक स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर की तरफ बनता है और एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ बनता है। सही है? ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये सीड है, ये सीड है, और ये सीड जर्मिनेट कर गया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाता है? गिव शूट। कितने बच्चों को स्टेम और शूट में डिफरेंस नहीं पता? मैं बता देता हूं। जैसे एक स्टेम, उसमें खूब सारी ब्रांच है, ब्रांच और स्टेम मिलाकर शूट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टेम, ब्रांच, लीफ सब कुछ मिलाकर एक वर्ड यूज करते हैं, शूट। तो शूट का मतलब होता है अबव ग्राउंड। ये स्ट्रक्चर कहलाता है रेडिकल। क्या है? रेडिकल। और ये क्या देता है? गिव करता है, बनाता है रूट। क्या बनाता है? रूट। तो अगर मैं आपसे कहूं रूट के कुछ बेसिक फीचर होते हैं, सबसे पहला फीचर होता है ये डेवलप करता है किससे? रेडिकल से। ये किससे डेवलप करती है? डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल समझ में आता है? जो सीड जर्मिनेशन के बाद बन रहा है, इसे कह रहे हैं रेडिकल। इससे मेरे पास क्या बनती है बेटा? रूट बनती है। क्या बनती है? रूट बनती है। समझ में आ रहा है? अब जरा मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। जब आप किसी स्टेम को देखते हो, स्टेम को देखते हो, उसमें क्या होता है? उसमें इसे कहते हैं नोड। इसे नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं। इस नोड के ऊपर ऐसे लीफ बनती है यहां पे, तो इस वाले पार्ट को कहते हैं नोड, और इसको भी कहते हैं नोड, और यहां इस पार्ट को कहते हैं इंटरनोड। इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है? यस और नो? यस। अब रूट में क्या होता है? रूट में हमारे पास नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होती है। नोड और इंटरनोड क्या है? नहीं होती। रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होती। अगर आप रूट देखोगे तो रूट जमीन के नीचे ऐसे ही दिखती है। यस। अब ये हमारे पास क्या है बेटा? ऐसे रूट है, ये दिस इज रूट।
ये रूट है हमारे पास, ठीक है, ये रूट है। अब रूट में क्या होता है, जो ब्रांच निकलती है वो अंदर से आती है, ऐसे अंदर से, यहां रूट के अंदर से आती है ऐसे ब्रांचेस। स्टेम में ब्रांच क्या है, सरफेस से आती है, ये सरफेस से नोड के वहां से आती है, ये ब्रांच है। ये किसकी ब्रांच है भाई, ये किसकी ब्रांच है, स्टेम की ब्रांच है। ये किसकी ब्रांच है, रूट की ब्रांच है। तो रूट की ब्रांच, मेरी बात समझो ध्यान से, रूट की ब्रांच ये सरफेस से नहीं आ रही, कहां से आ रही है, अंदर से आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे रूट के लिए, हम लिख रहे हैं रूट में क्या है, किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है। रूट ब्रांच जो है अंदर से डेवलप करती है, अगर अंदर से डेवलप करती है उसको कहते हैं एंडोजीनस। क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। अगर आपको यह बात समझ आ रही है तो स्टेम की ब्रांच कैसी होगी, सर एक्सोजीनस होगी। कोई दिक्कत है, स्टेम की ब्रांच कैसी होगी, एक्सोजीनस होगी। यस और नो, यस, यस और नो। अगर आपको प्लूम्यूल शब्द नहीं याद हो रहा है तो लिख देता हूं मैं, सॉरी। शूट का मतलब क्या है, शूट का मतलब है स्टेम, ब्रांच एंड लीफ, सबको मिलाकर हम शूट कहते हैं। यस, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। चौथी बात, रूट में क्लोरोफिल नहीं होता, तो नो क्लोरोफिल। इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, सर ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। इसका मतलब स्पोरोफाइट का वो पार्ट जो खुद से नॉन ग्रीन है, इसका मतलब इसको खाना किससे चाहिए, ऊपर से चाहिए। यस, रूट क्या है बेटा, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, और किसकी तरफ मूव करती है, मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगर कोई चीज ग्रेविटी की तरफ जाएगी तो उसको लिखते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्या लिखोगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक लिखोगे। और अगर वो मूव करेगी किसके पास, पानी के पास, टुवर्ड्स वाटर। अगर कोई चीज रूट पानी की तरफ भी जाती है बेटा तो उसको लिखते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। याद आया, जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट आपने क्लास 10th में पढ़ा था। असल में क्या होता है बेटा, रूट जो है वो जमीन में नीचे की तरफ जाती है तो पॉजिटिव जियो, जियो मतलब ग्रेविटी। जब पानी की तरफ जाती है पॉजिटिव। आप में से कितने लोगों को पता है कि स्टेम जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है, नेगेटिव, अगेंस्ट मतलब नेगेटिव। दूसरी बात आपको पता है स्टेम पानी को लेकर न्यूट्रल है। ऐसा नहीं होता कि स्टेम पानी की तरफ जाएगी, नहीं जाती। क्यों नहीं जाती बताता हूं। अगर ऐसा होता तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे के सारे पेड़ पानी में उल्टा घुस जाते। समझ में आ रहा है, मान लो अगर स्टेम पानी की तरफ जा रही होती तो पानी के ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट ऐसे अंदर घुस जाना चाहिए था। रूट पानी की तरफ जाती है और ग्रेविटी की तरफ जाती है, स्टेम ग्रेविटी से दूर जाती है। पानी को लेके स्टेम का कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बेटा। गुचर मुचर वाले कौन है ये, लिखना हो लिख, नहीं तो बेटा उससे लिख, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हाँ, मैं कोई श्रुत लेख लिख के डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करने की एज में हूं नहीं अब, है ना। हाँ, जितना पढ़ाना था पढ़ा लिया हमने, ठीक है। रील देख बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को उसका शौक नहीं है, मेरे को ऐसे बच्चों का शौक नहीं है जो बच्चे फर्जी टाइप की बात करते हैं। पूरे बोर्ड पे कितनी लाइनें लिखी हैं तो देख ले, तेरे को लिखना है लिख, नहीं तो बेटा वहां से लिखियो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जो जो बातें बता रहा हूं उन पे फोकस कर। पहले सबसे पहले तुझे क्या बात, या आज पहली बात नहीं सीखी हमने, क्या कि रूट में नोड इंटरनोड नहीं होते। नोड समझ में आ रहा है, ये रहा, ये नोड है, ये बीच में इंटरनोड कहते हैं इतने हिस्से को। तो इंटरनोड और नोड नहीं होती। रूट की ब्रांच अंदर से आती है, अंदर से। स्टेम की ब्रांच बाहर से आती है, समझ इस बात को। यस, उसके अलावा ग्रेविटी की तरफ जाती है रूट, तो क्या लिखूंगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। अब तू इतना अनपढ़ है बेटा कि हाइड्रोट्रॉपिक की स्पेलिंग खुद नहीं लिख सकता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसके लिए। तुम एकदम पॉजिटिव PO ऐसे लिखोगे नहीं, तुम ड्रॉपर में थोड़ी पढ़ रहे हो फिर। यस, हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये हो गए हमारे पास कुछ रूट के फीचर, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या पढ़ेंगे,
हम चाहते हैं कि एक बार समझे रूट के बारे में और ध्यान सुनेंगे। अगर आप रूट को ध्यान से देखते हो, मेरी तरफ ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रूट कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में? सर रूट प्रॉपरली प्रेजेंट है किसमें? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में, तीनों में रूट होती है। होता क्या है कि बड़े बड़े ट्री मेरे पास जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब गर्मियां पड़ती है, मई जून, मई में खासकर जब तेज धूप होती है तो छोटे पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि उनका जो रूट है उसको उतना पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि ऊपर की लेयर से पानी कम हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसा नहीं कि गर्मी में सूख जाते हैं, उनकी जो रूट है नीचे पूरा एक सिस्टम बना के रखते हैं। सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारी रूट, उसकी ब्रांच वगैरह होती है, उसे रूट सिस्टम कहते हैं। ये रूट सिस्टम जो है छोटे प्लांट्स में उतना अच्छा डेवलप नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ट्री में ये सिस्टम इतना अच्छा डेवलप होता है कि ग्राउंड वाटर से पानी ले आता है। ग्राउंड वाटर समझते हो? बहुत गहराई से वो क्या ले आता है? पानी ले आता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम क्या समझेंगे? रूट सिस्टम। व्हाट इज रूट सिस्टम? जमीन के नीचे जो रूट बनी है एक प्लांट की, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। तो व्हाट इज रूट सिस्टम? समझो व्हाट इज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है बेटा? रूट सिस्टम क्या होता है? बिलो ग्राउंड, देख मैं साफ लिख रहा हूं, बिलो ग्राउंड हमारे पास रूट एंड इट्स ब्रांचेस, रूट एंड इट्स ब्रांचेस, रूट और उसकी ब्रांचेस, ठीक है, सही है, रूट हेयर, ये सब मिलकर, ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनाते हैं, रूट सिस्टम। ये सब मिलकर रूट सिस्टम बनाते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? जमीन के नीचे सब मिलकर क्या करते हैं? रूट सिस्टम बनाते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मान लेते हैं डाइकॉट सीड है, ध्यान सुनो, ये मेरे पास एक डाइकॉट का सीड है। डाइकॉट, डाइकॉट समझ में आता है? जैसे चना, उसका सीड है ये। डाइकॉट वगैरह पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। अब क्या है, अब क्या है, इसका ये रेडिकल है, अभी रूट नहीं बनी, ये रेडिकल है, ठीक है सर, ये रेडिकल है। अब इससे जो डायरेक्टली रूट बनती है उसको टैप रूट कहते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा? रूट सिस्टम दो टाइप का है। रूट सिस्टम हमारे पास दो टाइप का है। सबसे पहला है टैप रूट सिस्टम। टैप, टैप रूट सिस्टम क्या होता है समझो। टैप रूट सिस्टम होता है डाइकॉट रूट का रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट हो गया, समझो। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि डाइकॉट सीड का रेडिकल, रेडिकल डायरेक्टली, डायरेक्टली इलोंगेट, इलोंगेट मतलब बड़ा हो गया, इलोंगेट टू फॉर्म प्राइमरी रूट। उसने एक रूट बनाई है, उसको कहते हैं प्राइमरी रूट, सही है। फिर क्या होगा? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा कि ये डाइकॉट सीड है, ये डाइकॉट सीड के इसने एक रूट बना दी, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी रूट। ये मेरे पास क्या बन गई है बेटा? ये मेरे पास बन गई है प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट बन गई। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ये मेरे पास क्या बन गई? प्राइमरी रूट बन गई। ये क्या बन गई मेरे पास? ये प्राइमरी रूट बन गई, ठीक है। अब इससे ब्रांच बनेगी, उसे सेकेंडरी रूट कहेंगे, ऐसे समझो। तो हमने क्या बोला है? हमने बोला है डाइकॉट सीड का रेडिकल डायरेक्टली लंबा होके क्या बनाएगा? प्राइमरी रूट बनाएगा। उससे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? एंड फ्रॉम प्राइमरी रूट हमारे पास क्या होगा? ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब अलग अलग तरह की, ऑर्डर फॉर्म। तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन आए कि टैप रूट में, टैप रूट में प्राइमरी रूट किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक डिफरेंट ऑर्डर का क्या मतलब है? अब देखो, अब ये हमारे पास प्राइमरी रूट बन गई ऐसे, दिस इज प्राइमरी रूट। किससे बनी है सर? सर ये रेडिकल से बनी है। अब समझना डिफरेंट ऑर्डर का क्या मतलब है। अब इससे हमारे पास बनेगी ये सेकेंडरी रूट। तो ये प्राइमरी से बनी है, क्या है ये सर? सेकेंडरी रूट, अंदर से बनेगी थोड़ा, ये सेकेंडरी रूट है। अब क्या होगा?
इससे बनेगी ये टर्शरी रूट, ऐसे ऐसे। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्राइमरी रूट। क्या बोला? प्राइमरी रूट बोला। ये सेकेंडरी रूट है, ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है। सेकेंडरी रूट क्या है? थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इस वाले को बोल रहे टर्शरी रूट। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले सेकेंडरी बनेगी फिर टर्शरी बनेगी। टर्शरी मतलब तीसरे नंबर की। कोई दिक्कत है? यस। तो प्राइमरी रूट कहां से आई? फ्रॉम रेडिकल। यस। और ये कहां से आई? फ्रॉम प्राइमरी। अच्छा, अब सवाल उठता है पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? होता क्या है, शुरुआत में रूट हेयर इस पे होती है, धीरे धीरे जब ये मोटी हो जाती है तो रूट हेयर इस पे आती है, फिर इस पे आती है। तो रूट हेयर से पानी एब्जॉर्ब होता है। तो शुरुआत में प्राइमरी रूट करती है, बाद में प्राइमरी रूट एक मोटा पाइप बन जाती है, फिर सेकेंडरी लाकर प्राइमरी को पानी देती है। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्रजेश्वर मंडल, में नहीं सोच सकता इस बात को कि तेरे पास फोन के अलावा कोई डिवाइस नहीं है और फोन भी छोटा है। तू मुझे बता, मैं इसके हिसाब से अगर सारे नोट्स चेंज कर दूंगा तो मुझे 2000 साल लगेंगे सिलेबस कराने में। एक स्लाइड पर अगर मैं कम लिखूंगा बहुत सारा, तो मैं स्लाइड ही बदलता रहूंगा, उसमें टाइम बढ़ेगा। हम ड्रॉपर बैच पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तुम भी एडजस्ट करना सीखो। ये इमोशनल मैसेज करने से तू सिलेक्ट नहीं होगा, तू समझ इस बात को। तू समझ नहीं रहा मैं बार बार क्या बोल रहा हूं। मुझे क्या हो रहा है, दिन ब दिन इरिटेशन किन बातों की हो रही है? तुम मेन मुद्दा छोड़ के परेशान रहते हो। एनसीईआरटी खोल के बैठा है, खोल के बैठ पहले तो। जो बच्चे नलायक टाइप के हैं वो एनसीईआरटी बंद करे हुए ऐसे पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, नहीं तो डिसलेक्ट नहीं होगे तुम। एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको भी सुनो। मॉर्फोलॉजी आसान चैप्टर है, साथ में एनसीईआरटी खुद भी रीड करते रहो। अरे सर हाँ ये ठीक बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट इलोंगेशन हो, ऐसे पढ़ो कम से कम चीजों को। फिर जल्दी जल्दी अभी हटाऊं तो जल्दी जल्दी लिखो इसे, इंगेजमेंट दिखाओ पढ़ाई में। ऐसे कैसे सिलेक्ट हो जाओगे? मैं वही तो बोल रहा, नहीं होगे सिलेक्ट, सही में नहीं होगे, मजाक नहीं। कोई तो हो सच बोले तेरे मुंह पे। यस। मैं फिर रिपीट करता हूं, सुन ध्यान से। व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट सिस्टम क्या होता है? जमीन के नीचे। सुन ध्यान से, व्हाट इज रूट सिस्टम? व्हाट इज रूट सिस्टम? रूट सिस्टम का मतलब है जमीन के नीचे रूट, उसकी ब्रांच, रूट हेयर, ये सब मिलके रूट सिस्टम बनाते हैं। डाइकॉट प्लांट में मुझे, डाइकॉट प्लांट में क्या दिखता है समझ। डाइकॉट जो प्लांट है उसका जो सीड होता है, ये सीड है, सीड से ये रेडिकल बना, ये रेडिकल, इस रेडिकल के बढ़ने से ये प्राइमरी रूट बन गई। प्राइमरी रूट से ये दोनों सेकेंडरी बनती है, फिर ये टर्शरी बनती है। तो हमने क्या लिखा? डाइकॉट सीड का जो रेडिकल है उसके डायरेक्टली लंबे होने से, इसी रेडिकल के लंबे होने से प्राइमरी रूट बनी। प्राइमरी रूट की फिर ब्रांच बनती है, टर्शरी रूट, सेकेंडरी रूट। ये ठीक है। ये ग्रो करती है एंगल पे, ग्रो एट एंगल, किसी एंगल पे ग्रो करती है, ऑब्लिक कहते हैं, टेढ़ा। व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट, वो दोनों बता रहा हूं ना। व्हाट इज एडवेंटिशियस रूट? ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा फाइब्रस बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो, एक होती है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, ध्यान से सुनना, फाइब्रस रूट है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रास, मोनोकोट। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोकोट। मोनोकोट में आता है ग्रास वगैरह, उसमें मिलती है। देखो हुआ क्या, पहले समझो। हुआ क्या कि इसमें क्या होती है? प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, और रूट बनती है डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। अब ये बेस ऑफ स्टेम क्या है जरा समझो। मान लेते हैं ये मेरे पास बीज है, ये मेरे पास मान लेते हैं कोई सीड है। ध्यान से देख इधर, ये सीड है, ये सीड है बेटा, ठीक है सर। इस सीड से ये मेरे पास रेडिकल बना, ठीक है, सही है। अब ये सीड से रेडिकल बना। अब क्या हुआ बेटा कि हमारे पास ये पूरा प्रॉपर प्लांट बन गया। अब
तो जो ये रूट बनी थी ये वाली, ये जो प्राइमरी रूट बनी थी ये शॉर्ट लिव्ड है। ये प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनी, ये रेडिकल है बेटा। तो इस रेडिकल से, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको दिखाने के लिए, खासकर मैं जो बता रहा हूं उस बात को समझो। मेरे पास क्या हुआ कि मान लेते हैं ये सीड है, सही है सर। इस सीड से ये रेडिकल बन रहा है, ये रेडिकल है। तो इस रेडिकल से जो मेरे पास रूट बनी, समझो इस बात को, इस रेडिकल से, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, ध्यान से देखें बेटा, ये हमारे पास रेडिकल है ये वाला। अब इस रेडिकल से मेरे पास ये रूट बनी है, ध्यान से देख, ये रेडिकल से रूट बन गई, ठीक है। ये कौन सी रूट बनी? प्राइमरी। ये शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ टाइम के बाद पता नहीं चलती। और ये जो स्टेम है, इसके बेस पर खूब सारी ऐसे रूट आ जाती है, इनको कह रहे हैं फाइब्रस रूट। आपने घास में देखी होगी। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा? हम लिख रहे हैं प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, मोर रूट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। इस स्टेम का ये बेस है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। तो जो मेरे पास रेडिकल से रूट बनी वो कैसी थी? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए जिंदा थी। फाइब्रस रूट किस में मिलती है मुझे? ग्रास में मिलती है। किस में मिलती है? घास में। ऐसी रूट दिखती है। यहां तक समझ आया नहीं आया? यहां तक समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं समझ। टैप रूट किस में मिलती है? सरसों में दिख जाएगी आपको। आपको दिखेगा एक मेन रूट है, उसकी ब्रांच है। टैप रूट कैसे बनी? ये रेडिकल होता है जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, इसी के बड़े होने से ये प्राइमरी रूट बनी, फिर उसकी ब्रांच बनी। फाइब्रस रूट कैसे बनी? सुनना ध्यान से। रेडिकल से जो रूट बनी, ये प्राइमरी, ये पता नहीं चलती, शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद ये स्टेम है, स्टेम के बेस से और रूट आ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें सेकेंडरी टर्शरी रूट होगी, पता नहीं, क्योंकि फिर बाद में जो स्टेम है उसके नीचे से और रूट आएंगे, इन्हें कहते हैं फाइब्रस। तो अगर आपको क्वेश्चन आया था, नीट शायद 2021 या 22 में आया था कि फाइब्रस रूट की डेफिनेशन आई थी। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2021-22 का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है, डेफिनेशन आई थी, डेफिनेशन आएगी। अनियन हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अनियन में देखा है आपने फाइब्रस रूट? अनियन मोनोकोट है बेटा, अनियन में देखी है आपने? उसके नीचे ऐसे खूब सारी फाइब्रस रूट होती है, देखी होंगी। वीट में फाइब्रस होती है, हाँ, मेज में फाइब्रस होती है। अब एडवेंटिशियस रूट क्या होता है बेटा? व्हाट इज एडवेंटिशियस? इसकी एक डेफिनेशन है, रूट डेवलप अदर देन रेडिकल। यदि रेडिकल के अलावा कहीं और से रूट आए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। जैसे फाइब्रस रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि कहां से आ रही है? बेस ऑफ स्टेम से। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप में से कितने लोगों ने बरगद में ऐसी रूट देखी है? ऐसी बरगद के पेड़ में आपने ऐसे वाली रूट देखी है? ये जो ऐसे ब्रांच से आती है ऐसे, उसको एडवेंटिशियस कहते हैं, है ना। ये रूट कौन सी होती है? प्रॉप रूट होती है। ये कौन सी होती है? प्रॉप रूट। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है ब्रांच से। कहां से आ रही है? ब्रांच से। कितने लोगों ने मेज देखा? भुट्टा, मेज का पेड़ देखा है? मेज में ऐसे नोड होती है और इसकी ऐसे रूट है, कुछ रूट ऐसे आती है यहां से, ये देखिए। इसको कहां से आ रही है? नोड से। ये क्या है? नोड। तो जो मेज है, रूट कहां से आ रही है? रूट फ्रॉम नोड, NOD, नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? नहीं आ रही? यस, यस। तो अगर वो रेडिकल के अलावा कहीं और से आए तो उसे एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। यस, उसे हम क्या रूट बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। बेटा एक प्लांट होता है मॉन्स्टेरा,
एक प्लांट होता है मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा में आपको कैसी रूट दिखेंगी, ऐसी, आपको बहुत सारा वो ट्री होता है मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा ऐसे ट्री होता है, तो आपको बहुत सारी रूट उसकी ऐसे सरफेस पे दिखेंगी, ऐसे ऐसे मॉन्स्टेरा में होता है, मॉन्स्टेरा ऐसे। तो अगर मैं आपको कहूं, ध्यान सुनेंगे, मैं आपको कहूं एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, उसमें सबसे पहले फाइब्रस रूट, फाइब्रस क्यों उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो डेवलप हुई है किससे, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। आपने बरगद देखा है, हां सर, बरगद में बेनियन में होती है मेरे पास प्रॉप रूट, प्रॉप रूट कौन सी होती है, जो आपकी उसकी ब्रांच से, फ्रॉम ब्रांच। मेज में देखा आपने, हां सर मेज में देखा है, मेज में होती है स्टिल्ट रूट, कहां से आती है, फ्रॉम नोड। इनमें से कौन सी रूट रेडिकल से आ रही है, कोई भी नहीं, इसलिए किसकी डेफिनेशन में फिट हो रहा है, एडवेंटिशियस रूट की। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, यस यहां तक समझ में आ रही है, बताओ जल्दी से बेटा, यहां तक समझ में आ रही है, शुगर केन एडवेंटिशियस, शुगर, बेटा मेरी बात सुन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं, मेरी बात सुन, ध्यान सुन, मेरी बात सुन, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, बेनियन हैव ए टैप रूट, बी एडवेंटिशियस रूट, और वो सपोर्ट वाली का नाम क्या है, प्रॉप रूट, डी ऑल। अब क्या है, आपको समझना पड़ेगा, मैं ऑल मार्क करूंगा, बताता हूं क्यों। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेनियन एक डाइकॉट है, अगर डाइकॉट है तो उसमें ये टैप रूट होनी ही पड़ेगी। उसके अलावा ये जो प्रॉप रूट है ये सपोर्ट के लिए एडवेंटिशियस भी है, इसलिए ऑल लगा रहे। ऐसे ही मान लो मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं कि मेज हैव, अब देखो मेज के पौधे में क्या होता है, मेज सुनना, मेज और शुगर केन की बात कर रहा हूं, मेज का ये प्लांट है, भुट्टे का प्लांट है मान लो ये, तो उसके नीचे ये नोड है, उसमें ये चीज क्या है बेटा, ये देख ध्यान से देख, ये उसमें ये नोड है, ऐसे नोड, और यहां ऐसे लीफ होती हैं, ये पता है ना, ऐसे लीफ होती हैं, ऐसे इस तरह से लीफ होती है। अब यहां पर उसकी फाइब्रस रूट तो होगी ना, और उसके अलावा ऐसे वाली रूट भी होती है अलग से, तो ये तो होगी फाइब्रस, भाई ये वाली रूट आपने देखी है मेज में ऐसे ऊपर, तो ये फाइब्रस तो होगी, फाइब्रस तो उसकी मेन रूट है, उसके अलावा ये स्टिल्ट रूट भी होती है, और ये स्टिल्ट रूट किसके लिए होती है, सपोर्ट के लिए, किसके लिए, सपोर्ट के लिए। तो मेज में मेरे पास फाइब्रस होगी, यस, स्टिल्ट होगी, यस, एडवेंटिशियस होगी। अब स्टिल्ट रूट किससे आ रही है, नोड से, तो एडवेंटिशियस होगी, डी। अब मेज नॉट हैव कर देते हैं, नॉट हैव, डी है टैप। अब आपको पता होना चाहिए कि मेज मोनोकोट है, तो मोनोकोट में कौन सी रूट मिलेगी, फाइब्रस मिलेगी। अलग से नोड पर ऐसी रूट्स आती हैं, अलग से नोड पर आपने देखी होंगी, ऐसी ब्राउन कलर की रूट आती है मेज में, भुट्टे में, और उसमें आती है क्या नाम है, शुगर केन में यहां पर आ सकती है, फाइब्रस भी होगी, ये वाली भी होगी, और ये एडवेंटिशियस भी है। टैप रूट किसका फीचर है, डाइकॉट का, तो आंसर डी आएगा। क्वेश्चन समझ में आया है। शुगर केन में भी स्टिल्ट होगी, हाँ, मेज बाजरा, हाँ, बनाना में बेटा, बनाना में फाइब्रस होगी, नीचे होती है वो रूट, हाँ, एडवेंटिशियस भी होगी और वो भी होगी। बनाएंगे इसको, अब ये रूट सिस्टम वाला बनाएंगे, जल्दी बताओ, ड्रॉ करेंगे, अब लिख लें, हाँ लिख लीजिए, ये वाली स्लाइड लिखिए। तो सबसे पहले रूट सिस्टम कौन सा होता है सर, सबसे पहला होता है ये वाला, दूसरा मोनोकोट में कौन सा मिलता है सर, फाइब्रस मिलता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एक और सिस्टम होता है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस का मतलब अदर देन रेडिकल, चाहे नोड से आ जाए, जैसे ये कहां से आ रही है, नोड से आ रही है स्टिल्ट रूट, ये कहां से आ रही है, ब्रांच से आ रही है। आपने वो देखिए एक लीफ, ये वाली ब्रायोफाइलम, जिस पर यहां बड बनती है,
देखा है किसी ने? बड, ऐसे बड बनती है, वहां पर भी रूट आती है ऐसे, ये आ गई रूट, ये आ गई ऐसे, वहां भी रूट आती है। तो ब्रायोफाइलम में लीफ से आ सकती है, ऑन लीफ आ सकती है, तो रूट कहीं से भी बन सकती है यहां पे। यस। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन मोनोकोट है डाइकोट, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। अभी के लिए आप याद रखो, जिन जो आप देखते हो घास की फैमिली, घास कौन आता है? घास में कौन कौन आता है बेटा? गेहूं आता है, चावल आता है, शुगर केन आता है, ये सब घास की फैमिली के हैं। तो इनके अंदर जो आएगा बेटा वो मोनोकोट आता है। अनियन मोनोकोट है, प्याज जो है रूट देख के आप बता सकते हो मोनोकोट है। बनाना मोनोकोट होता है। कुछ एग्जाम्पल में याद करा दूंगा आपको, आपको अपने आप से नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको ऐसे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा आपको ये। ठीक है। मॉन्स्टेरा में एडवेंटिशियस होती है। यस, मॉन्स्टेरा में एडवेंटिशियस होती है। अगर मुझे मिल गया प्लांट तो मैं दिखा भी सकता हूं आपको। ये वाला देखो, ये बरगद वाली दिख रही है, इनको प्रॉप रूट कह रहे हैं बेटा। यस। ये वाली देखो, ये दिख रही है अब आपको, ये टैप रूट हो गई, ये फाइब्रस हो गई। अब ये देखो एडवेंटिशियस, ये कैसे आ रही है रूट, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रांच से आ रही है, एडवेंटिशियस है। यस, ये एडवेंटिशियस है। ठीक है। यस। बैम्बू बेटा उसमें आता है मोनोकोट में। बैम्बू जो है घास की फैमिली का है, लीफ से पता चल जाता है वो मोनोकोट है डाइकोट है। अब ये लिख लो बेटा, ये तो लिखना नहीं, ये लिखना है, ये वाला लिख लो, ये लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड बेटा। ऑल मोनोकोट है फाइब्रस। यस। ग्रो एट एंगल का मतलब होता है, जैसे मान लो ये टैप रूट है, तो सॉरी प्राइमरी है, सेकेंडरी ऐसे निकलती है, सीधे से ये एंगल पे है ना, एक देख ऐसे। बच्चे केशव, डाइकोट और मोनोकोट तुम घर के आसपास देखो, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उनकी लीफ जब आप देखते हो ना तो लीफ में ऐसे ब्रांचेस दिखती हैं आपको, ये डाइकोट होते हैं। मोनोकोट की लीफ आपको ऐसी दिखेगी, ऐसे जैसे केले की लीफ हो गई, या घास की लीफ देखते हो ऐसे सीधी सीधी लाइन होती है ऐसे, उससे भी पता चल जाएगा आपको डाइकोट मोनोकोट, है ना। कुछ नाम मैं लिखवा भी दूंगा आपको, पर अभी के लिए आप याद ध्यान रखो कि बरगद क्या है, डाइकोट है, तो उसमें टैप रूट तो होनी ही होनी है, एडवेंटिशियस भी हो सकती है, और वो प्रॉप है। प्रॉप कौन सी होती है? बरगद के पेड़ में आपको ये जो दिख रही है ना, ये प्रॉप कहते हैं। यस, क्या बोलते हैं? प्रॉप। यस। बना लो जल्दी से, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। पाइनएप्पल की रूट
पर तुझे अलग अलग ट्री की क्यों याद करनी, जो एनसीईआरटी के वो याद करना बेटा। मान ले अगर मैं तेरे से कहूं कि एग्जाम्पल मोनो, देख ज्यादा डाइकॉट है तेरे आसपास, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट तेरे को कौन कौन से पता होने चाहिए, कम से कम कुछ तो पता हो। एक अनियन है, एक बनाना है, फिर ये सारे सेम ग्रुप के हैं, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, ओट, बैम्बू, ग्रास, ये सारे मोनो, तो कम से कम मोनोकोट के याद कर ले। यस, जल्दी लिखो एक बार जल्दी से। हो गया बेटा? हो गया? बेम्बू बांस को कहते हैं भाई, ब्रायोफाइलम नहीं सुना तूने, प्लांट। बच्चे तुझे पहचानना क्यों है, धीरे धीरे आ जाएगा मोनोकोट डाइकोट पहचानना। ब्रायोफाइलम क्या होता है बेटा? ब्रायोफाइलम याद करो, एक प्लांट होता है जिसकी लीफ पर बड बनती है, तो वहां रूट भी आ जाती है, इतना याद रख, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पढ़े आगे, जल्दी बताओ, नेक्स्ट पढ़े जल्दी से, फास्ट। यस, नेक्स्ट पढ़े, आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर, किसी रूट का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो किसका पढ़ेंगे? प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। प्राइमरी रूट का हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्राइमरी रूट का, ताकि आपको पता रहे। आप मुझे बताओ प्राइमरी रूट दिखने में कैसी होती है? आपने देखा है अभी, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो प्राइमरी रूट कैसी दिखती है? मान लो ये हमारे पास सॉइल है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ये प्राइमरी रूट होती है ऐसे, इस तरीके से हमारे पास ये प्राइमरी रूट होती है ऐसे, ये प्राइमरी रूट है। अब इसके बाहर सबसे एक लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, ऐसे इस तरीके से लेयर होती है, ठीक है। ये हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा? प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना। प्राइमरी रूट में यहां पर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल। इसको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक जोन। डिवाइडिंग सेल को आप क्या बोलोगे? मेरिस्टमैटिक जोन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर। क्लियर है? यस। एक लिख रहा है, आप सोचो ध्यान से, टीचर के लिए कितना मुश्किल है बैच में पढ़ाना। एक लिख रहा है लास्ट स्लाइड, और दूसरा लिख रहा है सर इतना टाइम मत दिया करो। गैप देख रहे हो? ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे
हमेशा उसको लेके चलना है जो ज्यादा स्लो। यस, ठीक है। देख ले बेटा, अगर कुछ छूट गया 1 सेकंड देख ले। हमें रूट का स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रूट कैसी दिखती है वो पढ़ रहे हैं, रूट कैसी दिखती है वो पढ़ रहे हैं। आ जाओ, अब ये मेरे पास प्राइमरी रूट है, तो जहां पर रूट डिवाइड, सुन, मेरिस्मेटिक जोन का मतलब होता है यहां पर सेल डिवाइड करता है। अब डिवाइडिंग सेल को एक कवर होता है इस तरीके का, एक इस तरीके का कवर होता है बेटा, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। ध्यान दे, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ऐसी शेप का कवर होता है, इसको कहते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रूट कैप। अब यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं, इसके ऊपर के जो सेल्स होते हैं यहां, इनकी लेंथ बढ़ती है, इसको कहते हैं इलोंगेशन जोन। कौन सी जोन कहते हैं? इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब यहां लंबाई बढ़ रही है यहां पर, ठीक है। अब ये वाली जोन जो सबसे बड़ी जोन है, इसको कहते हैं मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन का मतलब हो गया कि यहां पर क्या है, सारे सेल्स क्या है, परमानेंट है। यहीं पर हमारे पास रूट हेयर होते हैं ऐसे, जिनसे पानी एब्जॉर्ब होता है। रूट हेयर यही होते हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे, रूट हेयर सिंगल सेल की आउटग्रोथ होती है, ऐसी सिंगल सेल की ऐसी आउटग्रोथ को रूट हेयर कहते हैं। तो रूट हेयर आपके पास यहीं पर है। रूट हेयर क्या है बेटा? यहीं पर है ऐसे। यहां तक समझ आ रही है? रूट हेयर है। यस। तो अगर आप ध्यान से देखो, टोटल 3 जोन होती हैं। एक होती है मेरिस्मेटिक जोन, एक होती है इलोंगेशन, और एक होती है मैचुरेशन जोन। क्या होती है? मैचुरेशन जोन। 3 जोन होती है हमारे पास। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सबसे पहले एक सवाल आया था कि रूट हेयर कौन सी जोन में होते हैं। रूट हेयर कौन सी जोन में होते हैं? जल्दी बताओ, रूट हेयर कौन सी जोन में होते हैं? जैसे मान लो ये वाली आपकी मैचुरेशन जोन है, ये वाले जो सेल्स हैं ये वाले इलोंगेशन जोन है, और ये वाले क्या है? मेरिस्मेटिक जोन के हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कैप की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? रूट कैप की। रूट कैप का आप शेप देखो कैसा है। शेप कैसा है? ऐसा है कैप, ऐसा शेप है। इसको एनसीईआरटी लिखती है थिम्बल शेप। क्या लिखती है एनसीईआरटी? थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? एक तरह का कवर मान लो, इस तरीके का थिम्बल शेप। जैसे फिंगर के ऊपर कोई चीज कवर लगा रहे हो ना, वैसा। दिस इज थिम्बल शेप। समझना, दूसरी बात समझना, इसका काम क्या होता है। रूट का ये सबसे सॉफ्ट पार्ट है मेरिस्मेटिक जोन, यहां सेल डिवाइड करते हैं। रूट कैप क्या करती है बेटा? इसको प्रोटेक्ट करती है। रूट कैप क्या करती है? किसको प्रोटेक्ट करती है? इस डिवाइडिंग सेल को। तो क्या होता है, क्या होता है, रूट कैप का रोल क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्ट। सॉफ्ट को कहते हैं टेंडर। टेंडर एपेक्स, एपेक्स मतलब लास्ट पार्ट। प्रोटेक्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट को कहते हैं टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। उसको प्रोटेक्ट करती है किसमें? व्हेन इट ग्रो इन सॉइल। जब वो ग्रो करता है किसमें? सॉइल में। जब वो सॉइल में ग्रो करता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। सॉफ्ट समझ में आता है बेटा? मैचुरेशन जोन में होगा रूट हेयर। यस ललन कुमार, मैचुरेशन जोन में होगा। यस। यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ, रूट कैप का काम क्या है? बताओ जल्दी से। रूट कैप की शेप थिम्बल शेप है, ये प्रोटेक्ट करती है सॉफ्ट पार्ट को। ये तो इसका पहला रोल हो गया। दूसरा, ग्रेविटी परसेप्शन कराती है। ग्रेविटी परसेप्शन मतलब कि किधर ग्रेविटी खींच रही है। ग्रेविटी परसेप्शन समझ में आता है? बोलो जल्दी से। ग्रेविटी परसेप्शन, परसेप्शन मतलब फील करना। तो ग्रेविटी किधर है, वो उधर की तरफ खिंचवाती है रूट को। यस। मान लो ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो रूट कैप नीचे खिंचवाएगी रूट को, ये काम कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान सुनेंगे,
मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिवाइडिंग सेल है, इसको बचाती है रूट कैप। अगर आपसे कोई पूछे कि रूट कैप कहां एब्सेंट होगी, पानी में या ऐसी रूट जो हवा में है, मेरी बात समझो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रूट कैप कहां एब्सेंट है, नोट ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, रूट कैप कहां एब्सेंट है, तो रूट कैप एब्सेंट है कहां पर, कहां एब्सेंट है बताओ बेटा, रूट कैप एब्सेंट इन रूट्स ऑफ, कहां एब्सेंट है बताओ, रूट कैप एब्सेंट इन, बताओ जल्दी से बेटा, ए एक्वेटिक प्लांट, जो प्लांट पानी में है उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई एग्जांपल है मेरे पास, यस, इकॉर्निया, प्लांट का नाम क्या है, इकॉर्निया, क्या नाम है एग्जांपल प्लांट का, प्लांट का एग्जांपल क्या है बेटा, इकॉर्निया, पिस्टिया, इनके अंदर रूट कैप नहीं होती। और कहां नहीं होती, एरियल रूट, एरियल मतलब जो हवा में है, कोई रूट है ऐसी, जैसे कि प्रॉप रूट, कौन सी है, प्रॉप रूट वगैरह में, यस यस। उसके अलावा सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होती, सेकेंडरी रूट में रूट कैप नहीं होती। मेरी तरफ सारे बच्चे देखेंगे, मेरी तरफ सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ये आपकी प्राइमरी रूट है, ये आपकी सेकेंडरी रूट है, ध्यान से सुनना, ये सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, और ये रूट क्या है, प्राइमरी रूट है। ये रूट क्या है बेटा, प्राइमरी रूट है, ये वाली। अब मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा समझना, प्राइमरी रूट में यहां डिवाइडिंग सेल है यहां, और सेकेंडरी रूट में यहां डिवाइडिंग सेल है, तो प्राइमरी रूट को रूट कैप चाहिए, सेकेंडरी रूट में डिवाइडिंग सेल यहां अंदर है, इसको रूट कैप नहीं चाहिए। तो रूट कैप कहां एब्सेंट होती है, आप देख पा रहे हो, नोट क्या कह रहा है, कह रहा रूट कैप कहां एब्सेंट होती है, देखो, तो रूट कैप आपके पास एब्सेंट है यहां पर, कहां एब्सेंट है आप देख लो, वो प्लांट जो पानी में है, क्योंकि पानी सॉफ्ट होता है मिट्टी के कंपैरिजन में। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मेरी बात समझ में आ रही बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज मॉर्फोलॉजी में ये नहीं करना आपने कि सर आपने 2 प्लांट लिखवाए पिस्टिया इकॉर्निया, क्या मुझे 50 और पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए। तुझे मैंने बोल दिया इकॉर्निया और पिस्टिया याद कर ले, तो इनमें रूट कैप नहीं है। क्या सर वो मेरे से ये भी पूछेगा, वाटर लिली नहीं पूछेगा, जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं वही पूछेगा, समझ इस बात को, क्योंकि एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है ना। मॉर्फोलॉजी हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि कोई भी प्लांट आप उठाकर पूछो सर इसमें ये होगा कि नहीं होगा, एग्जाम्पल्स की एक लिमिट है, वो उसी में पूछेगा, समझ। सारे मैं भी नहीं आते होंगे ना, आप कैसे आते होंगे बता, अगर मैं कहता हूं कि मान लो 2 लाख प्लांट है, तो मुझे सबका पता होगा ये डाइकोट मोनोकोट है, ऐसा तो पॉसिबल, मुझे सबके नाम भी नहीं पता होंगे, मुझे वो पता होना चाहिए, तो तेरे एग्जाम में श्योरली पूछ सकता है और आता है, सही है। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ, यहां ये सॉफ्ट सेल्स हैं, इसको कवर चाहिए रूट कैप, पानी वाले प्लांट में नहीं होगा, और सेकेंडरी रूट में डिवाइडिंग सेल्स यहां है, आप समझो, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं। अगर प्राइमरी रूट में डिवाइडिंग सेल्स यहां हैं, तो उसको चाहिए रूट कैप, यहां डिवाइडिंग सेल है सेकेंडरी रूट में, तो यहां रूट कैप क्यों चाहिए भाई, डिवाइडिंग सेल्स यहां है, मैं रूट कैप यहां लगा के क्या फायदा होगा बताओ भाई, यहां रूट कैप क्यों लगाओगे जबकि डिवाइडिंग सेल यहां है, इसके डिवाइडिंग सेल यहां होते, तो इसलिए रूट कैप चाहिए। क्लियर है। मान लो आप मेरे से एक सवाल पूछो कि सर एक बात बताओ कि आपने कोई भी प्लांट उठा लिया, कोई भी XYZ, और उसके बारे में आप पूछ लेंगे, हम मॉर्फोलॉजी जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए। यस, क्लियर है। तो आपको यही चीजें याद रखनी है जो बताई जा रही, क्योंकि क्या होगा, ये इतना वास्ट हो जाएगा आपसे संभलेगा नहीं। यस। अब दूसरी मेरे पास हम किसकी बात करेंगे, मेरिस्मेटिक जोन की। मेरिस्मेटिक जोन क्या होती है बेटा, इसमें क्या है, कौन से सेल्स हैं, इसमें डिवाइडिंग सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं। अच्छा, डिवाइडिंग सेल्स कैसे दिखते हैं, देखो, डिवाइडिंग सेल्स ऐसे दिख रहे हैं, गोल होते हैं ऐसे। तो डिवाइडिंग सेल कैसे होते हैं, फीचर क्या है डिवाइडिंग सेल के, फीचर क्या है, फीचर ऑफ डिवाइडिंग सेल क्या है बताओ, कौन बताएगा,
एक है राउंड, देखो क्या होंगे, राउंड होंगे, राउंड या ओवल, सही है सर। उसके अलावा क्या होगा बताओ, पहले तो राउंड लिख दिया सर, और लिखो बताओ। उसकी सेल वॉल थिन होगी, थिन सेल वॉल होगी, वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल अभी बना ही नहीं है, ठीक है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, शेप क्या होती है, राउंड होती है उसकी। सेल वॉल थिन है, प्राइमरी है, ठीक है। और मैनी प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होते हैं। उसके अलावा होता है बेटा हमारे पास होता है डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डेंस होने का मतलब वहां पर बहुत सारा काम चल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमने सबसे पहले किसकी बात करी है बेटा, सबसे पहले हमने किसकी बात करी, रूट कैप की, फिर किसकी बात करी, इन डिवाइडिंग सेल की। ये कौन सी जोन है, मेरिस्मेटिक जोन है, ठीक है। मेरिस्मेटिक जोन छोटी सी होती है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उसमें। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? बच्चे डेंस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेरिस्मेटिक जोन के। थिन वॉल होती है, वैक्यूल बना ही नहीं होता, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरी जोन हमारे पास क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन है। कौन सी जोन है, जोन ऑफ इलोंगेशन है। इनमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उसका साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज रैपिडली। इनमें सेल्स का साइज इंक्रीज करता है, मेरी बात समझना ध्यान से। एक और बात, ये दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन, दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू मेरिस्मेटिक जोन। मतलब क्या हुआ, अभी बता रहा हूं। हमारे पास, ध्यान सुन, हमारे पास जैसे ये मान ले, मैं ये मेरे पास मेरिस्मेटिक जोन है, इसके ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल कह रहे हैं। ये मेरिस्मेटिक जोन है, इसके नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट कौन सी इलोंगेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए मेरिस्मेटिक जोन के प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में होता है, कौन सी जोन है, कौन सी जोन है, इलोंगेशन। इसके सेल्स की लेंथ बढ़ती है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास ध्यान देंगे बेटा, अगर मेरे पास मान लो मेरे पास ये सेल है, ध्यान सुनिए, ये सेल है, ये सेल्स है, इनको डिवाइड करके मैंने दो सेल बना दिया। कितना सेल बना दिया इसको डिवाइड करके, मैंने ऐसे दो सेल बना दिया। तो क्या वॉल्यूम में कोई फर्क आया, जल्दी बताओ, क्या ओवरऑल वॉल्यूम में कोई फर्क आया, चेंज नहीं आएगा जब तक मैं इनका साइज नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब इस सेल का साइज ये कर दूं और फिर उसके साथ वाले का साइज ये कर दूं, ऐसे करके। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, डिवाइड करने से ग्रोथ नहीं होती, एक तरीके से डिवाइड करने के बाद सेल की लेंथ, साइज बढ़ना चाहिए। अब ये क्या हो गए, ये 4 सेल हो गए। अभी कितने सेल थे आप खुद देख लो, आप खुद से ऐसे देखो, मेरी बात सुनो। मान लो आपके पास ये 2 सेल है, मान लो ये 2 सेल है, ठीक है सर, ये रहे। आपने क्या किया, इनको डिवाइड करके 4 सेल बना दिया। आपने क्या किया, इनको डिवाइड करके ऐसे 4 सेल बना दिया, ये ऐसे 4 सेल बनाती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या इससे ग्रोथ हुई, नहीं। अगर ये हर एक सेल बड़ा हो जाए, हर एक सेल बड़ा हो जाए तब ग्रोथ होगी ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है सेल का साइज बढ़ना। हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि यहां के सेल डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड करने के बाद कुछ सेल्स का साइज बढ़ता है, जिनका साइज बढ़ता है उनको हम कहते हैं इलोंगेशन जोन में। यस। तो एक्चुअल में ग्रोथ किसकी वजह से होती है, ग्रोथ एक्चुअली, ग्रोथ एक्चुअली किसकी वजह से हुई,
आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? अब मुझे बताओ ग्रोथ एक्चुअली किसकी वजह से हुई, इलोंगेशन से या डिवाइड करने से? किसी को समझ में आया? ये पॉइंट नहीं आया? किसी को ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया ये बताओ? न्यूमेटोफोर्स बेटा तेरे सिलेबस में है नहीं। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ये जो मेरिस्मेटिक जोन है ये वाली, इसमें क्या है, सेल डिवाइडिंग है। डिवाइड करने से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, पर अगर उस सेल की लेंथ ना बढ़े, उस सेल की लेंथ ना बढ़े तो ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ एक्चुअल में कौन सी जोन की वजह से होती है? ड्यू टू इलोंगेशन। ग्रोथ एक्चुअली अकर ड्यू टू इलोंगेशन। ग्रोथ एक्चुअल में किसकी वजह से होती है? इलोंगेशन की वजह से। यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा एंकरेज का मतलब होता है सपोर्ट देना। जैसे मान लो कोई चीज सीधी खड़ी है, उसको सपोर्ट देने को कहते हैं एंकरेज। सुन ध्यान से, सुन इधर देख मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये कितने सेल हैं? सर ये 2 सेल है। मैंने डिवाइड करके कितने सेल बना दिए? 4 बना दिए। जब तक हर एक सेल की ग्रोथ नहीं होगी तब तक उस ऑर्गन का साइज नहीं बढ़ेगा ना। अगर मुझे रूट की ग्रोथ करानी है, अगर मुझे रूट की ग्रोथ करानी तो सेल का साइज बढ़ना चाहिए ना, वो इलोंगेशन जोन वाले में बढ़ता है। और अगर आप रूट को रियल में देखोगे ना, रूट कुछ ऐसी होती है, सुन ध्यान से, रूट कुछ ऐसी होती है, ऐसी। यहां पर डिवाइडिंग सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। अब डिवाइड करके और सेल बना रहे हैं, तो ये वाले सेल अब यहां आ जाते हैं। अब ये वाले सेल हैं जिनकी जिनकी क्या बढ़ रही है? लंबाई बढ़ रही है, ऐसे इलोंगेशन वाले हो गए। इसके ऊपर सारे सेल परमानेंट है। इसके ऊपर सारे सेल क्या है? परमानेंट। किसी बहुत बड़ी रूट में ये छोटी सी मेरिस्मेटिक होती है, इतनी बड़ी इलोंगेशन होती है। सबसे ज्यादा मैचुरेशन जोन होती है। अब मेरी बात सुनो, मैचुरेशन जोन में रूट हेयर है। रूट हेयर पानी यहां से एंटर कराएगा, तो ये दोनों जोन बहुत छोटी होती है, पानी एंटर करेगा। तो जो पाइप है ना, जाइलम का पाइप, वो मैचुरेशन जोन में होता है और यहीं से पानी एंटर करके ऊपर जाएगा। तो रूट हेयर आपको कौन सी जोन में मिलेगा? रूट हेयर कौन सी जोन में मिलेगा? मैचुरेशन वाले में। मेरी बात समझ पा रहे हो? रूट हेयर किस में मिलेगा? मैचुरेशन वाले में। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बेटा पहले प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में भी होगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं, किसी बहुत बड़ी रूट में इतना सा होता है डिवाइडिंग वाला रीजन, इतना सा होता है इलोंगेशन वाला, मेन पार्ट मैचुरेशन वाला होता है। पहले रूट हेयर यहां थे जब पानी यहां था, धीरे धीरे यहां वाले सूख गए, अब रूट हेयर यहां है। अब नीचे रूट ग्रो करती रहेगी, फिर रूट हेयर यहां आ जाएंगे। रूट हेयर के साथ साथ यहां पर एक पाइप होता है, जाइलम का पाइप। अब उस पाइप से पानी को ऊपर ले जाना है, तो इसका मतलब परमानेंट सेल कौन सी जोन में होंगे? मैचुरेशन में। अंदर भी जाइलम फ्लोएम अंदर वहीं से होंगे। क्या इलोंगेशन और मेरिस्मेटिक में जाइलम फ्लोएम होंगे? नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? जल्दी बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आपसे कहता हूं जोन ऑफ मैचुरेशन, तो जोन ऑफ मैचुरेशन जो मेरे पास मान लो अभी डी लिख रहे हैं, जोन ऑफ मैचुरेशन में कौन से सेल्स हैं? कौन से सेल्स हैं? परमानेंट सेल्स हैं। परमानेंट सेल्स हैं। ये लार्जेस्ट जोन है, सबसे बड़ी जोन होती है। लार्जेस्ट जोन है किसकी? रूट की। ठीक है सर। इसमें क्या होता है? इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होंगे कौन से पर? ऑन एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल मतलब आउटर मोस्ट में। क्लियर है? इनसाइड रूट, इनसाइड रूट हमारे पास जाइलम फ्लोएम होगा, यहीं पर होता है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मेरे बगल में एक आदमी और खड़ा और उसके बगल में एक आदमी और खड़ा। ध्यान से सुनो 2 मिनट, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास 10 रुपए हैं, मान लो मेरे पास अभी 10 रुपए हैं, मेरे बगल वाले के पास 20 हैं, और उसके बगल में जो है उसके पास मान लेते हैं 0 है। अभी मैंने कहीं से 10 रुपए लेकर इधर पास किए, ठीक है।
इस वाले ने भी 10 रुपए लेके आगे पास कर दिए। कुछ टाइम के बाद मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मैं ले रहा हूं वो आगे पास कर रहा हूं। इसके पास भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो ले रहा है वो आगे पास कर रहा है। जो उधर वाला है वो किसी को दे नहीं रहा, तो क्या वहां पर सेल्स, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा पैसे हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है, मेरिस्मेटिक जोन मान लो 10 सेल्स थे, डिवाइड करके 20 बनाए, उसमें से 10 सेल क्या है, अब परमानेंट होने लगेंगे, मतलब सॉरी इलोंगेट होने लगेंगे, या सारे इलोंगेट होने लगेंगे, और फिर उनमें से और सेल डिवाइड होके बनते रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मेरिस्मेटिक जोन और इलोंगेशन जोन की लेंथ नहीं बढ़ती कभी भी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जैसे मेरिस्मेटिक वाले सेल डिवाइड किए, अब उनमें से काफी सारे सेल इलोंगेट हो, या सारे इलोंगेट हो रहे हैं, फिर वो फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरिस्मेटिक सेल और इलोंगेशन, अच्छा इलोंगेट हो गए, अब वो परमानेंट हो रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या हो रहा है, मेरी बात समझो, मैं क्या हो रहा है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो ये रूट है, और ये कुछ टाइम के बाद की रूट है। यहां पर मेरे पास ये मेरिस्मेटिक सेल्स थे, इसके बाद ये इलोंगेशन वाले थे, और ये सारा मैच्योरेशन है, ये सारा मैच्योरेशन है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि मान लेते हैं पहले ये वाली जोन ये थी, कुछ टाइम के बाद ये जोन नीचे आ जाएगी, समझो ये वाली जोन नीचे आ जाएगी। यस, ऐसे ही ये वाली जो जोन है ये नीचे आ जाएगी, तो ये वाली जोन बढ़ती रहेगी हर बार। मेरी बात समझ में आ रही है? ये लार्जेस्ट क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसी जोन की ग्रोथ हो पाती है। ग्रोथ कराता कौन है? इलोंगेशन। ग्रोथ होती किसकी है? मैच्योरेशन की। सबसे बड़ी जोन वही है। कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि भाई ये वाले सेल डिवाइड करने वाले हैं, ये वाले सेल की लेंथ बढ़ रही है, लेकिन ये वाली देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जोन नीचे शिफ्ट होती चली जाती है और ये बड़ी होती चली जाती है। किसको समझ में आई ये बात? किसको किसको समझ में आई? बेटा जाइलम इलोंगेशन के बाद ही होती है। प्लाज्मो डेस्मेटा, सुनो ध्यान से, प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब होता है सेल्स के बीच में कनेक्शन। डिवाइडिंग सेल्स के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। ये समझ में आई बेटा? बच्चे रूट हेयर सेकेंडरी और टर्शरी में भी होंगे। रूट की लेंथ बढ़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जोन की लेंथ बढ़ती है, इलोंग सॉरी कौन सी जोन की लेंथ बढ़ती है? मैच्योरेशन की। कौन बढ़वाता है? इलोंगेशन। यस, ठीक है। बेटा परमानेंट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा हो सकते हैं पर कम होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस होते हैं। एक बार नोट कर लो, आगे चल रहे हैं, जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी नोट करेंगे। हो गया? बच्चे क्या होता है एक्चुअल में, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे मान ले, मेरी बात सुन ध्यान से, मान ले कुछ टाइम के बाद ये वाली जोन नीचे आ जाएगी, ये वाली और नीचे आ जाएगी, तो ये मैच्योरेशन आ जाएगी। मान लो यहां पानी है तो यहां रूट एयर बन जाएगा। अच्छा, अब मान लो यहां पानी नहीं है, रूट में ऊपर इतने एरिया में नहीं है, तो फिर ये रूट एयर सूख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मैच्योरेशन जोन में रूट एयर होती है ना, रूट एयर वहीं होता है जहां पानी होता है। बेटा जो लेंथ है ना, लेंथ, लेंथ जो है वो किसकी चेंज होती है? मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। जोन विच इज ग्रोथ, वो इलोंगेशन मेनली। मेरिस्मेटिक तो है ही। एक बच्चे का सवाल है सर जो वो डिवाइड नहीं करेगा तो कैसे, पर एक्चुअल में ये मेनली। और जोन इन विच ग्रोथ अकर, वो कौन सी है? मैच्योरेशन है। नोट कर लो, आगे चलेंगे।
नोट कर लो, आगे चलेंगे, जल्दी करो बेटा। यस ब्रजेश्वर, बिल्कुल ठीक है। जहां पानी नहीं है वहां रूट एयर नहीं रहेंगे। हो गया बेटा, लिख लिया। बैक स्लाइड दिखा देता हूं एक बार, जिन बच्चों ने नहीं लिखी। ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। 1 मिलीमीटर की मान लो मेरिस्मेटिक जोन है, 2 से 3 मिलीमीटर की होती है इलोंगेशन, 8 से 10 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा होती है आपकी मैचुरेशन। यस, जल्दी करो बेटा। अभिषेक अभी रुक जाओ, मैं दूंगा अपने आप से। हो गया? यस, लिख लिया। पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा सेम है, यस। पर डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लिख लो बेटा। नेक्स्ट बता दूं रूट, फंक्शन ऑफ रूट, और अगर रूट मॉडिफिकेशन हमें थोड़ी सी भी पढ़नी है तो वो बता देता हूं, बस चलते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नेक्स्ट, मेरी बात समझ ध्यान से। जैसे मान लो ये रूट कैप है, ये रूट कैप है, तो इसके प्रॉक्सिमल मेरिस्मेटिक है। मेरिस्मेटिक के प्रॉक्सिमल हमारे पास क्या है? उसके ऊपर है इलोंगेशन, इलोंगेशन के ऊपर मैचुरेशन। यस, यहां तक समझ में आ रहा है प्रॉक्सिमल का मतलब? बेटा फ्लोएम और जाइलम सिर्फ इलोंगेशन में, सॉरी मैचुरेशन में होता है। आगे आ जाओ। फंक्शन ऑफ रूट, रूट के फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, सही है, फ्रॉम सॉइल। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया, जाइलम भी होता है इनके पास, तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को
यस और नो? तीसरा, प्रोवाइड सपोर्ट, क्या देता है? सपोर्ट देता है। यहां पर हम लिख रहे हैं एंकरेज, एंकरेज मतलब मिट्टी में प्लांट को गाड़ के रखता है, एंकरेज। और फोर्थ है बेटा, सिंथेसाइज करता है कुछ हार्मोन, सिंथेसाइज सम हार्मोन्स, हार्मोन्स को लिखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि यार रूट काम क्या करती है, सोचो ध्यान से। पानी एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, सही है सर। उसके अलावा उसमें जाइलम फ्लोएम भी होता है, जाइलम होता है मेनली, तो जाइलम से पानी मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगी। कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप ऑक्सिन लिख सकते हो, साइटोकाइनिन लिख सकते हो। एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं, और भी बनते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यही बनते हैं, और भी बनते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाए व्हाट इज रूट मॉडिफिकेशन। मेरी बात सुनो, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आपका मेन काम ये है, ठीक है, मेन काम क्या है? ये है जो बताया गया। अब आप मॉडिफाई हो गए तो कुछ स्पेशल काम करने के लिए, तो रूट मॉडिफिकेशन क्या होता है? इन सम हैबिटाट रूट मॉडिफाई हो जाती है स्पेशल फंक्शन के लिए। रूट्स क्या होती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं फॉर स्पेशल फंक्शन। अब ये स्पेशल फंक्शन क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा, इसी में सिर्फ मॉडिफिकेशन करेंगे रूट में, स्टेम और लीफ की नहीं पढ़नी। मान लो आपसे कहे टैप रूट मॉडिफिकेशन, आप में कितने लोगों ने ये देखा है? क्या नाम है? कैरेट, रेडिश, कैरेट रेडिश कहते हैं मूली को। तो जो कैरेट है, ध्यान सुनेंगे, कैरेट है, रेडिश है, सलगम सुना है? टर्निप है, टर्निप शलगम को कहते हैं, शलगम, ये स्टोरेज के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक और होती है बेटा, उन्हें कहते हैं रेस्ट। सर ये सिलेबस में है नहीं है, ये जो मैं अब लिख रहा हूं ये है नहीं, पर जस्ट कि एक आध क्वेश्चन स्लिप करके अगर देगा भी तो रूट सही देगा। रेस्पिरेटरी रूट, इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। मेरी बात सुनो ध्यान से, कितने बच्चों को ये बात पता है जो मैं अब बताने वाला हूं? कौन सी बात सर? आपको कैसे पता कौन सी बताने वाला हूं? सुन, कितने बच्चों को ये पता है कि जब अभी बाढ़ आई है, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो बहुत सारे प्लांट मर जाएंगे, भले ही उनको पूरी तरह से ना डूबे, पर बहुत सारे प्लांट मर जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्यों मर जाएंगे बताता हूं। रूट में हवा खत्म हो जाएगी, हवा खत्म होने से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, सही है। रूट अगर ऑक्सीजन नहीं लेती है ना, तो वो क्या नहीं कर पाती? रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, वो मर जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जो दलदली एरिया होता है, जहां पर मार्शी एरिया है, वहां के प्लांट की रूट का कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है और उसमें छेद होते हैं। रूट का कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, क्यों आ जाता है? पानी के ऊपर, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? सम पार्ट ऑफ रूट कम अबव, और उसमें पोर होते हैं, पोर्स प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, सही है। तो न्यूमेटोफोर किसका नाम है? ऐसी रूट जो रेस्पिरेशन करे। एग्जांपल है राइजोफोरा नाम का प्लांट है, राइजोफोरा बेटा, जो दलदली एरिया होता है। सर तो बाढ़ में क्यों नहीं होती? बेटा बाढ़ में से पहले तो प्लांट नॉर्मल थे ना। जो प्लांट बाढ़ वाला एरिया में, जहां पे पानी पहले से, मैनग्रोव्स कहते हैं, मैनग्रोव्स वाले प्लांट हो गए, जहां पर पानी भरा रहता है, वहां पर रूट हवा में आ जाती है थोड़ी सी पार्ट, और उसमें छेद होते हैं। यस, बात समझ में आई? यस, हाँ। अब ये तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन हो गई। सर एडवेंटिशियस रूट की भी होती है, हाँ। किसने शकरकंदी खाई है? स्वीट पोटैटो, वो एडवेंटिशियस रूट की होती है, स्टोरेज, सही है। उसमें आएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये किसकी? कैरेट किसकी है? टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो क्या है बेटा? फॉर स्टोरेज है। उसके अलावा बरगद में, याद करो, बेनियन में, बरगद में रूट फ्रॉम ब्रांच
जो ब्रांच से आती है, क्या कहते हैं उसे? प्रॉप रूट। याद है किसी को? अच्छा मैं एक बात बता दूं बच्चे, ये टॉपिक यहां से एनसीईआरटी से डिलीट हो गया है, यहां से नीचे जो भी है, सिर्फ इस साल करा रहा हूं, इसके बाद अगले साल ये भी नहीं कराऊंगा। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, कुछ टॉपिक डिलीट करता हूं, पर क्या है ये डिलीटेड में आ गया। हो सकता है एक आध क्वेश्चन स्लिप कर जाए, खाली करेगा भी तो रूट का ही करेगा। बेनियन क्या, उसमें प्रॉप रूट होती है। उसके अलावा बनियन, बरगद के अलावा और क्या हो सकता है बेटा? ये स्वीट पोटैटो हो गया, बरगद हो गया, उसमें मेज में, शुगर केन में, मेज और शुगर केन में कौन सी होती है? स्टिल्ट रूट। कौन सी होगी? स्टिल्ट रूट होगी। कौन सी होगी? स्टिल्ट रूट होगी। कौन सी होगी? स्टिल्ट रूट होगी। ये देखो, ये कौन सी है? प्रॉप। ये कौन सी है? स्टिल्ट। कोई दिक्कत किसी को? बेटा सपोर्ट के लिए होती है दोनों, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया ना। अच्छा ये कहां काम आएगा आपको? मान लो ये इस चैप्टर में काम नहीं आया, ये काम कहां आएगा? कोई बच्चा बताएगा ये काम कहां आएगा, मैं क्यों करा रहा हूं? सुन ध्यान से, आपको ये काम आएगा होमोलोगस एनालोगस में। पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है, दोनों स्टोरेज है। अगर फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, तो क्या बोलोगे? एनालोगस, होमोलोगस? क्या बोलोगे? एनालोगस, होमोलोगस? क्या बोलोगे? एनालोगस। मैंने इसलिए क्या किया, कम से कम रूट की करा दूं, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। यस, रूट की कराने से आप क्या नहीं रहोगे? कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है बच्चे, मैं आपको समझाता हूं, जमीन के नीचे जो रूट होती है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मिट्टी में पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन होती है, अगर वहां पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। इसीलिए दलदली एरिया में, जहां पे मार्श होता, मार्शी एरिया मतलब जहां पानी भरा रहता है, वहां पर रूट को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो कुछ प्लांट ने क्या किया, अपनी रूट को ऊपर ले आए कुछ कुछ हिस्सा, और उसमें छेद बना दिए ताकि उनकी रूट तक ऑक्सीजन जा सके। यस, यस। तनु मौर्य बेटा, इसके लिए आप क्या करो, सपोर्ट का एक मेल है, मैं अपने उसमें डाल दूंगा, मेरी बात सुनेंगे। जिस भी बच्चों को मान लो कोई गलती से रॉन्ग बुक आ गई, अभी तक बुक नहीं आई, मैं एक मेल आईडी अपने टेलीग्राम चैनल पे और संकल्प मीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। वो एक सपोर्ट की मेल है, वो तुरंत आपको कॉल करेंगे, विद इन 1 डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सही है? यस। आज इतना ही करते हैं, चलो स्टैम नहीं कराएंगे, कल कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, लेट हो गया? नहीं बेटा टेंशन ना ले, अगले वीक में हम लोग एक्स्ट्रा लेना पड़े या जो करना पड़े इसको फिनिश करें। या मैं, देखो क्या है ना, कल सर्विस सर ने रख दी क्लास, नहीं तो मैं लेता आपकी क्लास। तो क्या करेंगे, आपको अगले वीक में कुछ एक्स्ट्रा करा के चैप्टर अगले वीक में पर खत्म करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, खत्म करेंगे। इस मंथ में एनी हाउ एनाटॉमी तो फिनिश करनी ही है बेटा हमने, मॉर्फो और एनाटॉमी दोनों फिनिश करनी है, ताकि आप एक बैलेंस जगह पे आ जाओ। उसके बाद क्या रह जाएगा, प्लांट फिजियो के 3 चैप्टर है। यस, ठीक है। पहला दिन होता है, आप कई कई चीजें नहीं सीखते हो, तो उसमें क्या होता है, एकदम ऐसे रन नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। ठीक है? यस, यस। कल शाम में ले लें क्लास। चलो मैं देखता हूं एक बार, आप पर अपना नोटिफिकेशन देखते रहना, अगर मैंने एक्स्ट्रा रखी तो आप देख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय।
चलो एंड कर रहा हूं, बाय।